नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार शर्मा आपके इस अगली क्लास में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस का अगला चैप्टर शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो अपना दूसरा चैप्टर, अपने पहला चैप्टर पढ़ चुके थे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर अपने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, ओम का नियम, ये सब कुछ पढ़ा अपन ने उसके अंदर। अब अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म, जिसको अपन बोलते हैं चुंबकत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकत्व। इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है, ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, कौन कौन से तापमान, कौन कौन से पैरामीटर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, और चुंबक क्या होती है, चुंबक कहाँ कहाँ पर काम आती है, और चुंबक अपने किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले चुंबक। चुंबक क्या होती है? सबने सुना है चुंबक का नाम सबने सुना है। चुंबक क्या होती है? चुंबक जो लोहा पदार्थ, निकल पदार्थ, कोबाल्ट पदार्थ, इन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे अपन चुंबक बोलते हैं। चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं। जैसे मैं चुंबक का आपको एक चित्र बना के बताता हूँ। ये मैंने बनाया एक चुंबक, इसके इधर N, इधर S, दो ध्रुव होते हैं इसके। एक N होता है, एक S होता है। N को बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, S को बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। N और S। कभी भी चुंबक का एकल ध्रुव अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। चुंबक का एक ध्रुव कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं इस चुंबक को या बीच में से काट देता हूँ तो जो नई चुंबक बनेगी उसके भी दो ध्रुव हो जाएंगे, N और S। ठीक है, हमेशा कोई भी चुंबक हो उसके हमेशा दो ध्रुव होते हैं। अब अपन इसमें दो ध्रुव होते हैं N और S, N और S। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो असमान ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे N और S ये चुंबक है दो, S के समीप N है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये चुंबक एक दूसरे के आकर्षित होगी। जबकि अगर यही ध्रुव एक समान हो, यहाँ पे भी अगर S और N दूसरे चुंबक आ जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया चुंबक क्या होती है। चुंबक, अभी इसके बाद में अपन देखते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक देखो, ये जो चीज़ बताई है मैंने वही चीज़ है यहाँ पर। ये एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट, निकल या उनके यौगिकों को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट या जो भी धातुएं हैं उनको आकर्षित करने के इस गुण को ही क्या कहा जाता है? चुंबकत्व कहा जाता है, मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब अपन चुंबक, जैसे अपन ने देखी, चुंबक को ऊपर अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे के बांध के लटका दिया जाए, इसको धागे के बांध के लटका दिया जाए, जैसे एक धागे के बांध के इसको यहाँ पे लटका दिया गया, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये ऑटोमेटिक स्वतः ही इसका उत्तरी ध्रुव की तरफ नॉर्थ साइड में डायरेक्शन कर लेगा, और साउथ जो दक्षिणी ध्रुव है वो साउथ डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक किसी धागे से लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होती है। चुंबक सदैव द्विध्रुव के रूप में अस्तित्व रखती है तथा एकल ध्रुव इसका अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ अपन ने अभी देखी थी, बता दिया मैंने ये चीज़। चुंबक के ध्रुव दो ध्रुव होते हैं, ये मैंने बताया था अभी। चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव को धनात्मक ध्रुव कहा जाता है, जो N ध्रुव होता है इसको धनात्मक ध्रुव भी कहा जाता है। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ वाला होता है, उसको ऋणात्मक ध्रुव कहा जाता है। ये चीज़ पता है। इसके बाद में चुंबक के समान ध्रुव के मध्य प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत ध्रुव के मध्य आकर्षण होता है। चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक जनरली दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होती है जो अपने को प्रकृति से मिली हो, जिनको मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता। और कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है? जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है उसके उपयोग के आधार पर।
क्योंकि चुंबक अपने बहुत जगह पर उपयोग में ली जाती है। मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट के द्वारा विद्युत मोटर हो गई, विद्युत जनरेटर हो गया, ये सब चुंबक के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। चुंबक के सहायता से इनको बनाया जा सकता है। अगर चुंबक नहीं होती तो इनको नहीं बनाया जा सकता। ये कैसे काम करती है चुंबक विद्युत मोटर के अंदर, विद्युत जनरेटर के अंदर, ये अपन देखेंगे अभी इसके बाद में आगे। चुंबक के प्रकार में देख रहे थे अपन कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक सबसे पहले कहाँ पे खोज हुई थी इसकी? मैग्नीशिया शहर में। इसकी खोज एशिया प्रांत के मैग्नीशिया शहर में हुई। प्राकृतिक चुंबक का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं होता, तो इसको अपन ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। इसके बाद में कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी चुंबक, दूसरी होती है अस्थायी चुंबक। ठीक है, पहली स्थायी चुंबक जिसको अपन परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। इस चुंबक में लंबे समय तक चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इसके चुंबकीय गुणों को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता और इसका उपयोग दैनिक जीवन में इसका भी उपयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और इसके जो चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकत्व के जो गुण होते हैं, वो आसानी से नष्ट नहीं किए जा सकते। जबकि जो अस्थायी चुंबक है वो अपने अनुसार बनाई जाती है और इसको सबसे ज़्यादा अपन काम में लेते हैं। अस्थायी जो चुंबक होती है टेम्परेरी मैग्नेट। इस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय गुण तभी प्रदर्शित करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। जैसे इस बाह्य बल को हटा दिया जाता है तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यह मुख्यतः एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट नामक मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट इन मिश्र धातु से बने होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अपन देखेंगे चुंबकीय गुणों को नष्ट करने के सही तरीके किस प्रकार से किया जा सकता है। अत्यधिक ताप देकर चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है। अगर मैं तापमान का मान बढ़ा दूं, किसी चुंबक को लिया मैंने, एन और एस वाली चुंबक है ये, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हूँ, तो एक टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे, उसे ही अपन इसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं। चुंबक को पीटकर भी चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है। चुंबक को हथौड़े से पीटकर भी चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है। लंबे समय तक चुंबक को खुला छोड़ने पर भी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। 3 पॉइंट याद रखने, सीधा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर दे सके अपन। इसके बाद में है क्यूरी ताप। वह तापमान जिस पर चुंबक अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, उस तापमान को ही क्यूरी तापमान कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर चुंबकीय गुण ले रहे हैं अपन, चुंबकीय गुण। इस ग्राफ में इधर चुंबकीय गुण शो हो रहे हैं, इधर तापमान बढ़ा रहा हूँ मैं, इधर साइड टेम्परेचर, इधर चुंबकीय गुण। ठीक है, इसका ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूँ। एक तापमान ऐसा आएगा इस पॉइंट पे जिसके बाद में इसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे। यानी कि तापमान में बढ़ा रहा हूँ, 0 से यहाँ बढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ पे इसके चुंबकीय गुण पूरे मतलब मैक्सिमम है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। जब मैं जैसे तापमान बढ़ाता जाता हूँ तो ये घटता एक तापमान ऐसा आएगा जिसके ऊपर इसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे, तो उसे अपन बोलेंगे क्यूरी ताप, जिसे अपन TC से दर्शाते हैं। सीधा इसको याद रखना, डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। चुंबकीय पदार्थ। अब चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? किसी तत्व या पदार्थ में चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण और घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, चुंबक इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं फैराडे के अनुसार: अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चुंबकीय पदार्थों के 3 प्रकार होते हैं। जनरली क्वेश्चंस इन 3 पॉइंटों से ही पूछे जाते हैं। ये क्या होते हैं ये आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इन्हें जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, इनको ये जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र भी बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रखा जाता है तो ये भी चुंबकित हो जाते हैं, इनमें भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, इसलिए इन्हें अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक व कम होती है। इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और कम होती है। इसकी अणुचुंबकीय पदार्थ हमेशा कम होते हैं, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। ये दुर्बल चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल चुंबकत्व भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों का चुंबकत्व भी घटता है।
ताप बढ़ाएंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व घटेगा, तापमान के साथ ये घटते हैं। जैसे इनके उदाहरण हो गए अनुचुंबकीय पदार्थों के प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर और O2 ऑक्सीजन। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद में दूसरा पढ़ते हैं अपन लोह चुंबकीय पदार्थ। ये थोड़े प्रबल चुंबकीय होते हैं। ये स्वतः चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल चुंबकत्व इनमें उत्पन्न होता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये प्रबल चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। इससे पहले अपने पढ़ा अनुचुंबकीय पदार्थ वो क्या होते हैं? वो दुर्बल चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये प्रबल होते हैं। देखो इसमें बताया गया है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है और अधिक होती है, इसकी अधिक होती है, जबकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ थे उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति थी वो कम थी, इनकी अधिक होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर कम तथा ताप घटाने पर अधिक होती है। ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगी, सेम वही जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके समान ये लोह चुंबकीय पदार्थ भी कार्य करते हैं। तापमान का इफेक्ट सेम होता है दोनों पे। अब इसके उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण है फेरस यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट। ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। इनके उदाहरण तो आपको याद रखने ही हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। इसके बाद में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नाम से पता चल रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाहरी क्षेत्र में स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित कर देते हैं तथा इनके चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी कि इनके अंदर चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखनी है। इसमें इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है और ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, अर्थात इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उसके कारण उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती है। चुंबक की भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, आगे देखेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी की भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो उसे अपन भूचुंबकत्व कहते हैं। ओर्स्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि धारावाही चालक तार के आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। किसी चालक तार के अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, कोई चालक तार लिया मैंने, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा, ये बताया था ओर्स्टेड ने। फेराडे ने भी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में गति होने से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कुंडली को अगर क्या कराया जाता है? गति कराया जाता है। जैसे यह चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर मैं इसको गति करा रहा हूँ, ये कुंडली होती है, इसको मैंने गति कराई और मैंने यहाँ पे मापने का गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो विद्युत धारा मापेगा, तो इसके अंदर अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही है। ये फेराडे ने बताया था। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला बाई मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है अभी आगे देखेंगे, इसका मात्रक ध्यान रखना है आपको, वेबर और टेस्ला बाई मीटर स्क्वायर होता है और सीजीएस मात्रक इसका मैक्सवेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देखते हैं अपन चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है वो देखेंगे अपन। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैंने कोई चुंबक लिया जिसके दो ध्रुव हैं N और S। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आती है, 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 नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आती है।
नॉर्थ से इनकी डायरेक्शन निकाल लेंगे अपन। ये इधर से निकल रही है तो इनकी डायरेक्शन इधर हो गई और इधर साउथ के अंदर आ रही है। इधर ये नॉर्थ में से ऐसे निकल के और इधर साउथ में जा रही है। और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी चुंबक के अंदर नॉर्थ ध्रुव से, एन ध्रुव से साउथ ध्रुव की तरफ एन ध्रुव से निकलती है और साउथ ध्रुव के अंदर समा जाती है। और जो चुंबक होती है उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फ्लो होती है। चुंबक के अंदर साउथ ध्रुव से लेकर नॉर्थ ध्रुव तक जाती है। एक पूरा बंद वक्र बनाती है। ये पूरी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो पूरा वक्र बनाती है। ये पूरा वक्र बना रही है यहाँ पर, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक आपको ओवरव्यू बताया है, समझ में आ गया होगा। इनकी डायरेक्शन भी बता दी मैंने, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इसके अब यही चीज़ें जो मैंने बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है वे चुंबकीय बल रेखाएं होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने बताई अभी वो काल्पनिक होती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ये बात भी मैंने बताई थी कि वो बंद वक्र बनाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ गमन करती है। चुंबक के बाहर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि कटाव बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएगी। अगर जहाँ भी काटेगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो जहाँ पे काट रही है वहाँ पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो हो जाएगी। इसलिए ये यहाँ पर जो क्रॉस हो रहा है ये कट नहीं रही है। ये यहाँ पे जगह की कमी से मैंने ऐसे बनाया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, पूरा वक्र बनाती है, बंद वक्र। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये हो गया पॉइंट। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये भी बता दिया आपको। पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं, जैसे चुंबक होती है। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। जैसे मैंने कोई पृथ्वी बनाई है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का साउथ है, ये नॉर्थ है। ये पृथ्वी है अपनी। पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें चुंबक से उल्टा होता है। इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से जस्ट उल्टी होती है। साउथ से निकलती है ये और नॉर्थ के अंदर जाती है। पृथ्वी का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 105 टेस्ला होता है। 105 टेस्ला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको समझ में आ गई होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक है कोई भी चुंबक, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व गुण का अनुभव किया जा रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, दिशा के साथ बताया जाता है, इसको दिशा के साथ बताया जाता है, बी से इसको दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, एसआई मात्रक इसका टेस्ला होता है टी, और सीजीएस मात्रक इसका गाउस होता है, गाउस जी, गाउस, टेस्ला और गाउस, चलो ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल होता है उसका मान कैसे निकालेंगे अपन, क्या होता है उसका सूत्र, ये ध्यान रखना आपको। चुंबकीय बल एफ फोर्स का सूत्र होता है हमेशा, चुंबकीय बल एफ, इसका सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें यहाँ पर Q का मतलब होता है आवेश, V का मतलब होता है वेग और B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे?
थीटा है v तथा b के मध्य का कोण। ये जो v है और ये b है, इन दोनों के मध्य का कोण ही क्या कहलाएगा? थीटा। ये 1, 2, 3 और 4 क्वांटिटी अपने को दी हुई हो तो अपन चुंबकीय बल का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे अपन क्वेश्चन वाली क्लास के अंदर। अब अपन देखते हैं इसमें, यदि साइन थीटा का मान 90 हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। थीटा का मान 90 रखें अपन इसके अंदर, F बराबर क्यों वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F बराबर अपने को मिल जाएगा क्यों वी बी, ये क्या हो जाएगा? F मैक्स। यानी कि थीटा का मान 90 होने पर अपने को अधिकतम चुंबकीय बल प्राप्त होगा। थीटा का मान 90 मिलने पर अपने को अधिकतम चुंबकीय बल प्राप्त होगा, क्योंकि क्यों वी बी अपने को अधिकतम प्राप्त होगा। अगर इसी जगह में साइन का मान 0 रख दूं, थीटा का मान 0 रख दूं, तो साइन 0 कितना हो जाता है? 0। और यहाँ से f का मान क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा f मिनिमम 0 ये मिल जाएगा अपने को। सीधा सा फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं इसको। ये हो गया अपना चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स, अभी एक क्वांटिटी आई थी, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उन्हीं को अपन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कितना घनत्व हो रहा है चुंबकीय बल रेखाओं का, उसे अपन चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। फाई ऐसे लिखा जाता है, फाई से इसको दर्शाया जाता है। इसको दर्शाया जाता है बी गुणा ए कोस थीटा। उसमें साइन थीटा आया था, इसमें आएगा कोस थीटा। फाई क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये क्षेत्रफल होगा। चुंबकीय क्षेत्रफल कितना है? चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें कोस थीटा। थीटा क्या होगा? बी तथा ए के मध्य का कोण। यदि थीटा का मान 0 हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। यहाँ पर सीधा सा पता है, थीटा का मान अगर अपन 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 का मान कितना हो जाता है? कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से अपने को जो फाई है वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। फाई मैक्सिमम, अधिकतम फाई प्राप्त होगा अपना बी गुणा ए, क्योंकि उसका मान 1 होता है। यहाँ से अपने को ये प्राप्त होगा। तो यहाँ से अपना ये हो गया। उसी के उल्टा अगर यहाँ पर 90 डिग्री रख दूँ मैं थीटा का मान, कोस 90 का मान होता है 1। ये साइन थीटा कोस थीटा ये मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट का पार्ट है। आपको अगर आप गणित विषय के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको सीधा सा ध्यान रखना है। 4 चीज़ें याद ध्यान रखनी है आपको। साइन 0 और कोस 90 इनका मान होता है 1, नहीं इनका मान होता है 0, और साइन 90 और कोस 0 इनका मान होता है 1। ये आपको सीधा से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो जनरल ये कॉमन यही चीज़ें काम में आती है। जैसे अभी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला देखा, उसके अंदर भी वही काम आया। साइन, उसमें साइन थीटा था, क्यू वी बी साइन थीटा था उसका फॉर्मूला। और जबकि चुंबकीय फ्लक्स जो अभी निकाला है इसका फॉर्मूला बी है कोस थीटा। साइन और कोस के मान ज़्यादा आते हैं और 0 90 होते हैं अधिकतर थीटा का मान, तो इससे सीधा क्वेश्चन हल हो सकता है, अपना सीधा मान निकाल सकते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वो देखेंगे अपन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का SI या MKS मात्रक होता है वेबर। ये बताया था अभी आपको, वेबर। ये ध्यान रखना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, WB से इसको लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक होता है मैक्सवेल।
आप दो मात्रक भी दो प्रकार के हैं इसमें, एसआई या एमकेएस मात्रक होते हैं वेबर, और जो इसका सीजीएस मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित धारा आई के समानुपाती होता है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है फाई, वो इसमें प्रवाहित प्रेरित धारा होती है उसके आई के समानुपाती होता है, आई के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना आपको। अब जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये देखो यहाँ से फाई के समानुपाती होता है। मैंने बताया था कि समानुपाती को स्थिरांक को हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक नियतांक आता है, उस नियतांक को अपन, इसमें नियतांक आएगा एल आई, ये एक नियतांक आएगा, इससे ये फॉर्मूला बन रहा है, इससे क्वेश्चन हल कर सकते हैं अपन। फाई बराबर एल आई, ठीक है। यहाँ पे एल ध्यान रखना आपको, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व, आई प्रेरित धारा है, एल क्या होता है, प्रेरकत्व। गतिमान आवेशों वाली कुंडली को किसी अन्य कुंडली के पास ले जाएं तथा धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में स्वतः धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एक कुंडली लिया मैंने, एक यहाँ पे एक कुंडली ली मैंने, इसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित की। दूसरी कुंडली ली, इसके अंदर कोई भी धारा विद्युत प्रवाहित नहीं है। इस कुंडली को इस कुंडली के मैं पास में लेके आया और इसमें जो विद्युत धारा है आई है, इसके मान में मैंने कम ज़्यादा किया इसके या परिवर्तन किया, तो उसी के कारण इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही प्रेरकत्व बोलते हैं, प्रेरकत्व बोलते हैं। ये प्रेरकत्व का सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर काम में लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर काम में लिया जाता है। इस प्रकार से दो कुंडलियाँ लेकर, इसका मात्रक हेनरी होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, जो एल होता है इसका मात्रक हेनरी होता है, जिसे एल से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे प्रेरकत्व कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, इतने को आप पढ़ के आना, रिवीजन करना, और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन देखेंगे अगली क्लास में। जो चुंबकत्व वाला पार्ट होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा कम है इसके अंदर। जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया और चुंबकीय फ्लक्स हो गया, उनसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जिनको अपन सीधा याद रख के हल कर सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा आपके लिए ज़रूर, और अपन उससे इनके क्वेश्चन हल करेंगे। आप इनको रिवाइज़ करते रहो नोट्सों को। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ की कमी रह रही है क्लास में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि इस चीज़ की कमी है, या वो चीज़ मैं ज़रूर लेके आऊँगा अगली क्लास में, उसको सुधार करूँगा। और बाकी तो आप क्लास को पढ़ते रहिए, बढ़िया से सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, और जो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ उन क्लास को साथ के साथ देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी कोई क्लास बीच में मिस ना हो, तो आप अगली क्लास को आसानी से कवर अप कर सको। और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, ये नोट्स आपके साथ भी जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बस बने रहिए क्लास में, रेगुलर जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।